गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे इस केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं 11th केमिस्ट्री का टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके बारे में लास्ट क्लास तक हम लोगों ने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स डिस्कस करी थी, जहाँ पे जो s ऑर्बिटल है वो गोलाकार था, p ऑर्बिटल डंबलाकार था और d ऑर्बिटल्स की बात करें तो हमने वहाँ पे देखा था द्विडंबलाकार ऑर्बिटल्स होते हैं। f को हमने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि जो f ऑर्बिटल्स होते हैं, s कक्षक होते हैं, उनकी शेप कॉम्प्लिकेटेड होती है और उस शेप को यहाँ पे 2 डायमेंशनल बोर्ड पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ पे s, p और d जो ऑर्बिटल्स है, कक्षक है, उनकी शेप को आपको ध्यान में रखना है। हमने एटम डिस्कस कर लिया, एटम की स्ट्रक्चर डिस्कस कर ली, एटम में क्या क्या प्रेजेंट होता है उसके लिए अपन ने क्वांटम नंबर्स डिस्कस कर लिए, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करा इन संख्याओं के द्वारा, फिर हमने ऑर्बिटल्स की शेप भी डिस्कस कर ली। अब अपने को डिस्कस करना है कि इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से भरे जाते हैं। उसी के लिए एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत दिया गया है जो कि है ऑफ बो सिद्धांत या ऑफ बो प्रिंसिपल। उसी प्रिंसिपल के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड कौन कौन से रूल्स है वो भी हम हमारी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। देखिए, अपन बात करते हैं सबसे पहले ऑफ बाउस प्रिंसिपल। ऑफ बो प्रिंसिपल, ऑफ बो सिद्धांत, ऑफ बो सिद्धांत, ऑफ बाउच प्रिंसिपल। देखिए, यहां पे सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हमने ये वर्ड यूज करा ऑफ बो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑफ बो एक जर्मन वर्ड है, एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण करना, निर्माण करना। और हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऑफ बो सिद्धांत में जो आपने ऑफ बो वर्ड यूज किया है, दैट इज ए जर्मन टर्म, जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण करना। इस ऑफ बो सिद्धांत में कुछ रूल इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से रूल है वो अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फर्स्ट थ्योरी अपन डिस्कस करेंगे। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, दैट इज द फर्स्ट लॉ दैट इज रिलेटेड टू ऑफ बो। ओके, सेकंड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंस रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, यानी हुंड का अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत या नियम। रूल बोला तो नियम भी लिख सकते हैं। दैट इज द सेकेंड लॉ दैट इज रिलेटेड टू ऑफ बो प्रिंसिपल, हुंड का अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत। थर्ड है एक इंपॉर्टेंट रूल है N+L रूल, N+L नियम। इन तीनों नियमों के बारे में हम हमारी आज की क्लास में बात करेंगे। ठीक है,
तो ऑफ्बो प्रिंसिपल एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, एक इम्पोर्टेंट नियम है जिसके द्वारा हमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से किसी ऑर्बिटल्स में या किसी सब शेल में भरे जाएंगे उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलती है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन पाउली के अपवर्जन नियम की। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है? देखिएगा, यह कहता है किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए तीन क्वांटम संख्याओं का मान समान हो तो चौथी क्वांटम संख्या का मान इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए निश्चित रूप से भिन्न होगा। तो ये है पाउली का अपवर्जन नियम। थ्योरी क्या लिखी हो पहले देख लेते हैं, उसके बाद में इसको समझेंगे। देखिए, किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए तीन क्वांटम संख्याओं का मान समान हो तो चौथी क्वांटम संख्या का मान इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए निश्चित रूप से भिन्न होगा। क्या कह रहा है? एक परमाणु है, उस परमाणु के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन हमने सिलेक्ट करे तो उन दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एग्जैक्ट हो। चारों क्वांटम संख्या मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m और स्पिन क्वांटम नंबर s। इन l, n, l, m, s के मान किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम हो, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। यदि किन्हीं तीन क्वांटम संख्याओं के मान समान हुए तो निश्चित रूप से गारंटेड चौथी क्वांटम संख्या का मान भिन्न होगा। यह है पाउली का अपवर्जन नियम। इस रूल को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने उदाहरण लिया हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। इसके पास में कौन सा कोष उपस्थित है? प्रथम कोष। प्रथम कोष उपस्थित है, पहला कोष उपस्थित है, यानी के कोष प्रेजेंट है। के कोष में एक उपकोष होता है, कौन सा? एस। एस उपकोष में एक कक्षक होता है, कौन सा? 1s। एस उपकोष में कितना कक्षक है? एक कक्षक, और इस कक्षक को नाम क्या देंगे? 1s। 1 क्यों लिखा? क्योंकि प्रथम कोष की बात कर रहे हैं, एक ही कक्षक है, ये हमने शो कर दिया। हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। दोनों इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से उपस्थित है? देखो, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। अपन ये एक तीर ऊपर की ओर, एक तीर नीचे की ओर, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कभी भी एक कक्षक में दो समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। यदि एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में है, दक्षिणावर्त है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी ये हमने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कर दिए। अब हमें इसके लिए चारों क्वांटम संख्या के मान लिखने। मान लीजिए इसके लिए लिख रहे हैं पहले अपन, तो n का मान मुख्य क्वांटम संख्या, कौन सा कोष है? प्रथम कोष। तो n का मान इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है? 1। इसके लिए भी कितना होगा? 1। सेम है दोनों के लिए, ठीक बात है।
फिर एल का मान, एल का मान कौन सा उपकोष है, एस, एस के लिए एजीमिथल क्वांटम नंबर दिगंशी क्वांटम संख्या का मान क्या होता है 0, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या होगा 0। फिर एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस कक्षक के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान क्या होता है 0, 1s के लिए क्या होता है, इस s के लिए इसका भी, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या रहेगा 0। बट बात करें स्पिन क्वांटम नंबर की, स्पिन क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर क्लॉकवाइज को हमने +1/2 से शो करा है तो एंटी क्लॉकवाइज को किससे शो करेंगे, -1/2 से। देखिए ये रूल, हमने कहा किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। यदि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान हो तो चौथी क्वांटम संख्या का मान इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए निश्चित रूप से भिन्न होगा। तो देखो, एक ही कक्षक में उपस्थित 2 उपकोषों में उपस्थित है, उनके लिए डिफरेंट आना है, एक से अधिक क्वांटम संख्याओं के मान डिफरेंट आने हैं। बट अगर एक ही कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो देखिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n, l, m के मान क्या हैं, सेम है। बट s का मान क्या है, एक के लिए +1/2 है तो दूसरे के लिए -1/2 है। यही बात हमें पाउली का जो एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है वह बता रहा है कि क्वांटम संख्या का मान समान हो जाए बट प्रति क्वांटम संख्या का मान निश्चित रूप से भिन्न होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे एक नोट डाल के एक चीज अपन डिस्कस करते हैं कि इस थ्योरी को समझाने के लिए जो सिद्धांत है एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज पे अप्लाई नहीं होगा। जैसे हाइड्रोजन की हम बात करें तो ये तो किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कोष कौन सा है, प्रथम कोष है, प्रथम कोष कौन सा है, K है। और कक्षक कौन सा है, उपकोष कौन सा है K में, S। और S उपकोष में कितना कक्षक, एक S कक्षक, इसको अपन ने किससे डिनोट किया, 1s से। अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो इस पे अपन पाउली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाउली के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन हमें किसी भी केमिकल स्पीसीज में चाहिए, तब ही हम उस पर पाउली अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे M कोष की बात करें, तीसरा कोष है M कोष। M कोष कौन सी क्लास है, 3rd क्लास। इसकी बात करें, अब तीसरी क्लास है तो तीसरा कोष है तो इसमें S सब क्लास भी होगी, P सब क्लास भी होगी और D सब क्लास भी यहां पर उपस्थित होगी। तो देखिए इसको किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं हम। इसमें S उपकोष उपस्थित होगा, जितना नंबर कोष है उतना ही उपकोष होगा। पहला कोष 1 उपकोष S, दूसरा कोष 2 उपकोष S और P, तीसरा उपकोष 3 उपकोष S, P, D। हमने कौन सा लिया, M उपकोष, M कोष लिया है तो इसमें 3 उपकोष होंगे। सबसे पहले S उपकोष, फिर P उपकोष और यहां पे ले लेते हैं हम D उपकोष, ठीक है, ओके। तीसरा कोष है तो इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना होगा, n = 3। मुख्य क्वांटम संख्या का मान यहां पर 3 होगा, n का मान, l का मान। S उपकोष के लिए l का मान क्या होगा, 0, l का मान 0। S उपकोष के लिए l का मान 1 और D के लिए L का मान 2। बात आ रही है समझ में। मुख्य क्वांटम संख्या का मान तीसरे कोष के लिए 3, तीसरे कोष में कितने उपकोष, 3, S उपकोष, P उपकोष, D उपकोष। S उपकोष के लिए L का मान हमेशा 0 होता है, P के लिए L का मान हमेशा 1 होता है, D के लिए L का मान 2 होता है। व्हाट इज L? L इज द दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखिए इस S उपकोष में कितना कक्षक उपस्थित होगा, S उपकोष में एक ही कक्षक उपस्थित होता है। इसके लिए M का मान कितना है, 0।
L के मान कहां से कहां तक होते हैं, M के मान कहां से कहां तक होते हैं, -L से +L तक। तो 0 का क्या माइनस होगा और क्या प्लस होगा, तो यहां पे एक कक्षक है और एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एक कक्षक है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हो आप, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने ये भरे। इस इलेक्ट्रॉन के लिए S का मान +1/2, इस वाले के लिए -1/2। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे N का मान इन दोनों के लिए क्या चल रहा था, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 3 आ रहा था, S का मान L का मान 0 आ रहा था, M का मान 0 आ रहा था, पर S का मान क्या हो गया, चेंज हो गया, +1/2 और -1/2। यही चीज हम P में भी समझ सकते हैं। देखिए P के लिए L का मान 1, तो M के मान क्या होंगे, M के मान क्या होंगे, -0, सॉरी -1, -0 मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, -1, 0, +1, -L से +L तक है ना, -1, 0, +1। ठीक है, अब देखिए कितने कक्षक है, 3। तीन कक्षक। ठीक है, ये वाला PZ कक्षक मान लें, ये PX और ये PY। हमेशा ध्यान रखिए PZ कक्षक के लिए M का मान हमेशा 0 होगा। PZ कक्षक के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान दिया है ये 0 किसके लिए होगा, PZ कक्षक के लिए होगा। X के लिए +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। PY के लिए +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। यदि अपन PX को -1 दे तो PY को क्या दे देंगे, +1। ठीक है ना, यदि इसको +1 दे देते तो इसको क्या दे देते, -1। बट हमेशा ध्यान रखना PZ के लिए हमेशा क्या रहेगा, इसका मान 0 रहेगा। ठीक है, अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात कर लेते हैं S की। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2, इसके लिए -1/2। इन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा क्या घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसी प्रकार से यहां पे भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, एक के लिए हम क्या दे रहे हैं, +1/2, तो दूसरे के लिए -1/2। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला देख लीजिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए एक के लिए +1/2 क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, -1/2। तो यहां पर देखिए P उपकोष के लिए N का मान क्या था, M उपकोष में तीसरा जो कोष आपने लिया है M कोष, उसके लिए P उपकोष की मैं बात कर रहा हूं। तो P उपकोष में उपस्थित इन सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए N का मान क्या है, 3। इन सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए L का मान कितना है, 1। M के मान पहले तो डिफरेंट हो गए। PZ वालों के लिए M का मान कितना है, 0। तो यहां पर अपन बात करें इन इलेक्ट्रॉनों के लिए, इन 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए, तो इन 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए आप देखिए N का मान सभी के लिए समान है, L का मान समान है, बट M के मान इनके लिए समान नहीं है। M के मान इन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए समान है, -1। इन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए समान है 0, इन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए समान है +1। और इसी प्रकार से S की बात करें तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए एक का +1/2 है, दूसरे का -1/2 है। अब देखो बात सुनना मेरी आप, यहां पे इन 2 इस वाले इलेक्ट्रॉन को और इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपन पिक करते हैं कि क्या इनके पाउली अप्लाई हो रहा है क्या इसके ऊपर, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन। मैंने यहां पे अंडरलाइन करा है, ध्यान देना बच्चों। इन दोनों के लिए अपन अपने को कहे पाउली अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा। देखो इनके लिए सबसे पहले अपन क्या बात करेंगे, N का मान लिखेंगे। कौन सा कोष है, तीसरा। तो इन दोनों के लिए ही एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, एक ये वाला। ये कौन सा है, PX कक्षक का है और ये PZ कक्षक का है। ठीक है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों को यहां पे पिक करा एग्जांपल के तौर पे। तो इनके लिए N का मान दोनों के लिए क्या होगा, 3, क्योंकि तीसरा कोष है। L का मान दोनों, ये PX है ये PZ है तो P, तो L का मान क्या होगा, 1। M की बात करें तो ये PZ है तो PZ के लिए तो M का मान क्या होगा, 0, जबकि PX के लिए क्या होगा, या तो +1/1 या -1, या तो क्या होगा +-1, ये लिख देता हूं मैं, या तो +1 होगा या -1 होगा। S का मान, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो +1/2, अगर इसको +1/2 ये 2 दिया तो ये भी क्या है,
क्लॉकवाइज तो +1/2। देखिए तो यहाँ पे देखो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए n के मान समान है, l के मान समान है, s के भी मान समान है, पर देखो m का मान डिफरेंट आ गया। यानी किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होंगे। ये बात हमें पाउली बता रहा है। बात आ रही है समझ में? ठीक है, आगे देखिए इसी प्रकार से हम बात करते हैं डी उपकोष के कक्षकों के लिए। बेटे ये S दिखा है, ये दो इलेक्ट्रॉनों के लिए लिखा है, इसके लिए +1/2, इसके लिए -1/2, इस वाले के लिए +1/2, इस वाले के लिए -1/2, इसके लिए +1/2, इसके लिए -1/2। ठीक है, अब बात करते हैं डी उपकोष की। तीसरा ही कोष है, प्रत्येक डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए n का मान 3 रहेगा। डी उपकोष है तो l का मान 2 रहेगा। m के मान कितने होंगे? m के मान कहां से कहां तक होते हैं? -l से +l तक। तो क्या बोल देंगे? m = -2, -1, 0, 1, 2। कितने? 5 कक्षक, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 कक्षक है। बात कर ली थी अपन ने डी कक्षकों के लिए पहले ही, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? 10। एक कक्षक में समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन कभी नहीं भरे जाएंगे। इसे मान लो मैं कह दूं dz², इसे कह दूं मैं dxz, इसे कह दूं मैं dyz, इसे कह दूं मैं dxy और इसे कह दूं मैं dx² से y²। ये 5 डी कक्षक मैंने यहाँ पे शो कर दिए। ठीक है, dz², dxz, dyz, dx² से y² और dxy। अब यहाँ पे ध्यान रखना, m की बात करें, हमेशा dz² के लिए मुख्य चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0 होगा। dxz और yz के लिए इन दोनों में से किसी एक के लिए +1 होगा, तो एक के लिए +1 होगा तो दूसरे के लिए क्या होगा? -1 होगा। यानी +1 मान dxz का भी हो सकता है, dyz का भी हो सकता है। +1 मान -1 इन दोनों में से किसी का एक हो सकता है। पर अगर एक का +1 हो गया तो दूसरे का क्या रहेगा? -1 रहेगा। ये ध्यान रखना। अब मान लीजिए इसके लिए हमने बता दिया -1, तो dyz के लिए क्या बोल दे? +1। इसके लिए क्या बोल दिया आपने? -1, तो dyz के लिए क्या बोल दिया? +1। ये निश्चित नहीं है, dz² का तो निश्चित है 0, बट यहाँ पे dxz और yz के लिए इन दोनों के मान +1 और -1 होना है, पर किसका होगा ये कंफर्म नहीं होता, किसी एक का होगा। इसी प्रकार से dxy और x² से y² इनके लिए +2 और -2 होगा। +2 इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। यदि इसका +2 है तो इसका -2 होगा, इसका -2 तो इसका +2 होगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसका -2 माना अपन ने, तो ये क्या होगा? +2। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे हमने मान पुट करे हैं। बात आ रही है समझ में? तो इसमें अपन सारी क्वांटम संख्याओं के मान देख लेते हैं, क्या क्या हमें मिलते हैं। देखिएगा, m के मान हमने लिख दिए, अब लिखते हैं s के मान। s के मान सभी इलेक्ट्रॉनों, इसके लिए क्या लिखे? जिसका हेड ऊपर की ओर है उसके लिए हम +1/2 मान लें, तो नीचे हेड के लिए -1/2, फिर से ऊपर हेड के लिए +1/2, नीचे हेड के लिए -1/2, फिर यहाँ पे इस वाले के लिए हेड ऊपर है उसके लिए +1/2 क्लॉकवाइज, नीचे वाले के लिए -1/2। ठीक है, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं +1/2, -1/2, और इसके लिए +1/2, -1/2। यहाँ पे आप कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन पिक कर लो। मान लो एक ये वाला इलेक्ट्रॉन उठाया, एक ये वाला, या नीचे हेड वाले लेते हैं इस बार, एक ये वाला लिया, एक ये वाला लिया। इनके लिए हमें n, l, m, s के मान लिखने, इसके लिए लिखने हैं और इस वाले के लिए लिखने हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन n का मान कितना लिखेंगे? 3। इसके लिए भी n का मान 3, क्योंकि तीसरा कोश है। l का मान, कौन सा उपकोश है? d, तो l का मान 2, इस वाले के लिए भी 2। m का मान इसके लिए कितना है? -2, इस वाले के लिए m का मान +2। s का मान इसके लिए, नीचे हेड है तो इसके लिए कितना हो जाएगा? -1/2, और इस वाले के लिए भी -1/2।
अब यहाँ पे चेक कर लो आप, n का मान 3, n और l के मान 3 और 2 है, n और l के मान 3 और 2 है। m का मान यहाँ -1 बटा, यहाँ पे -2 है, जबकि यहाँ पे कितना है +2। देखिए m का मान चेंज हो गया। s का मान इसके लिए भी -1 बटा 2 है, इसके लिए भी -1 बटा 2 है। तो यहाँ पे देखिए n l s के मान तो सेम है, बट m का मान डिफरेंट है। यही बात हमें पाउली बता रहा है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होगा। बात आ रही है शायद समझ में आपके? ठीक है, आगे हम बात करते हैं हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम के बारे में कि क्या होता है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। सेकंड, हुंड्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। क्या कहता है ये रूल, बात करेंगे। देखिए, किसी उपकोष में उपस्थित कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते समय कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक के उपकोष के नहीं होता जब तक कि उपकोष के समान ऊर्जा के प्रत्येक कक्षक में, या ये छोड़िए सीधा ही लिख देते हैं, जब तक के उपकोष के प्रत्येक कक्षक में समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाए। क्या कह रहा है सुनिए, किसी उपकोष में उपस्थित कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते समय कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि उपकोष के प्रत्येक कक्षक में समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाए। यानी एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, पर दूसरा इलेक्ट्रॉन कब भरा जाएगा, जब प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, उसके पश्चात भरा जाएगा। उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें 2 बात इसने हमें बताई है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि कोई भी उपकोष है, मान लो हमने यहाँ पे लिया पी उपकोष, पी सब क्लास, पी उपकोष, पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। अब हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं।
अब हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो सुनना, इलेक्ट्रॉन भरते समय पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपने को, इस पी में 4 इलेक्ट्रॉन्स पुट करने हैं। तो या पहले 3 ही लेते हैं अपन एग्जांपल, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से हम भरेंगे, या तो इस तरह से भर सकते हैं, इन सभी का चक्रण क्या है, समान है, या इस प्रकार से भर सकते हैं, इनका भी चक्रण समान है। ये अगर तीनों क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इन तीनों को हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। यानी पहले कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो किस प्रकार से भरे जाएंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे कि इन सभी का चक्रण क्या रहे, समान रहे। देख सकते हो आप, इनका चक्रण समान है, इनका भी समान है। ठीक है, ये वाली हमने कंडीशन यहाँ पे शो करी। अब यहीं पे इसी पी कक्षक में हमने इलेक्ट्रॉन भरे, एक क्लॉकवाइज भर दिया, दूसरा क्लॉकवाइज भर दिया, तीसरा एंटी क्लॉकवाइज भर दिया, या एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज। यहाँ पे 4 कॉन्फ़िगरेशन हमें शो करे गए हैं, तो इन चारों में से सही कौन सा है वो हमें देखना है। हुंड क्या कहता है कि प्रत्येक कक्षक में समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इन सभी का देखिए चक्रण क्या है, समान है, इनका भी चक्रण क्या है, समान है। बट यहाँ पे देखिए, क्या इन तीनों का चक्रण समान है, क्या नहीं है, मीन्स यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होगा। इसी प्रकार से क्या इन तीनों का चक्रण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समान है, नहीं है, मीन्स ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी नहीं होगा। ठीक है, ये और ये दोनों विन्यास हुंड के अकॉर्डिंग हो सकते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समान है। पहली बात हुंड ने ये वाली हमें बताई थी। आगे सुनिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है हुंड, कह रहा है कि पहले प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी सुन लो भैया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उस पे भी क्या है, चार्ज नेगेटिव। हालांकि दोनों का चक्रण ऑपोजिट होता है पर चार्ज तो नेगेटिव ही है ना, और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अगर आपने प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए तो इनके बीच प्रतिकर्षण क्या है, कम है। प्रतिकर्षण अगर कम है, रिपल्सन अगर कम है, तो स्टेबिलिटी क्या है, अधिक है। अगर यहीं पे आप इनकी पेयरिंग करा देते तो वहां पे रिपल्सन बढ़ जाता, और रिपल्सन बढ़ जाता तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती, कम हो जाती। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो प्रत्येक कक्षक में समान चक्रण वाला एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फिर जब कक्षक भर जाए उसके पश्चात इसकी पेयरिंग शुरू करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मान लीजिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं पी कक्षक में। हमारे पास कक्षक कौन सा है, पी, और हमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसमें। पी कक्षक कितने होते हैं, 3 होते हैं, ऐसे एक होता है, पी 3 होते हैं, डी 5 होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन भरने, तो हम 1 2 3 हम किस किस प्रकार से भरेंगे, 1 2 3 ये 4। फर्स्ट हमने यूं भरा, सेकंड 1 2 3 4 यूं भरा, थर्ड 1 2 3 4 ऐसे भरा, फोर्थ 1 2 3 4 ये विन्यास हमने शो करे। हमें ये देखना सही कौन सा है। हुंड कह रहा है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक कक्षक में समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए। तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने थे, पहले अपन ने क्लॉकवाइज वाले 3 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन भरा हमने एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी ये हुंड की बात हमने यहाँ पे फॉलो करी है। पहले हमने एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया समान चक्रण वाला, और फिर युग्मन कराते समय हमने चौथा इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में एंटी क्लॉकवाइज वाला भरा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, इसमें हमने पहले 3 एंटी क्लॉकवाइज वाले चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भरे, और फिर चौथा इलेक्ट्रॉन हमने क्लॉकवाइज वाला भरा। यानी यहाँ पे भी हम हुंड को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक कक्षक खाली पड़ा है और हमने इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा दिया। और हुंड क्या कहता है, जब तक कि प्रत्येक कक्षक में समान चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए तब तक युग्मन नहीं होगा। यानी हुंड ने कहा पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, जब कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन समान चक्रण वाले भर जाए उसके पश्चात पेयरिंग शुरू कराओ। जबकि यहाँ पे हमने क्या करा, एक कक्षक तो खाली पड़ा है और हमने युग्मन पहले ही शुरू कर दिया। मीन्स यहाँ पर हुंड का रूल हमने नहीं लगाया है, तो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, गलत है। ये देखिए, इसमें
आपने युग्मन भी करवा दिया और साथ में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण भी क्या है, समान है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब युग्मन होगा तो युग्मित होने वाले इलेक्ट्रॉन का चक्रण पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, विपरीत होगा। तो यहाँ पे हमने हुंड के नियम को नहीं माना है क्योंकि एक कक्षक यहाँ पे खाली पड़ा है। हमने इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा दिया, इसके लिए हमने कौन से नियम की अवहेलना करी है, हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम की, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ हुंड। हुंड क्यों कह रहा है ये बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर जब तक पॉसिबल है, अगर इंडिविजुअल रहेंगे तो उनके बीच रिपल्सन कम होगा, प्रतिकर्षण कम होगा, और प्रतिकर्षण अगर कम होगा तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इस वाले की मैं बात करूं तो यहां पे देखो, इसमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण सेम है, तो यहां पे इन दो इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या होगा, चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा, समान होगा। यानी यहां पे हमने हुंड को तो नियम को तो तोड़ा ही है, साथ में हमने किसको तोड़ दिया, पाउली नियम को भी तोड़ दिया। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी भी आपको नहीं मिलेगा। यह है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मान लीजिए उसकी हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखें, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको लिखना सिखा दूंगा, 1s2 2s2 2p3। हमें 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं कुल, 1s 2s 2p। ये वाला हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये हमें फिल करना है। ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है। इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हमने 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर हमने 1s 1 2 3 4 और 2p में, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट, या इसी में हम देख लेते हैं, नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये वाला हमसे पूछा जाए इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, तो हमें बताना है कौन सा सही है। देखिए, पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, सही है। फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, सही है। दोनों का चक्रण क्या है, विपरीत है। यहाँ पे देखिए 2p में प्रत्येक में पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरा, इसमें भरा, इसमें भरा, और समान चक्रण वाले भी, मीन्स ये भी सही है। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। दूसरा देखते हैं, ये वाला ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक कक्षक खाली पड़ा, पहले युग्मन करा दिया, जबकि हुंड ने क्या कहा था, पहले प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। यहाँ आ जाइए, इसमें देखिए ये सही है। अब इसमें देखो, एक कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या है, समान है। इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समान हो गया, मीन्स ये वाला गलत है। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता, जबकि ये सही था। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होगा। ये था हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। आगे हम बात करेंगे n+l नियम के बारे में। n+l नियम क्या है, बात करेंगे, कंप्लीट थ्योरी कलेक्ट करेंगे इससे रिलेटेड। n+l रूल देखते हैं। पेन भर लूँ मैं, स्याही कम हो गई, और उसके बाद इसको रूल को डिस्कस करते हैं। चलो, अभी थर्ड लॉ है ऑफ बो का, n+l रूल। देखिए, n+l रूल क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन भरना सिखा रहा है हमें। ये इलेक्ट्रॉनों को भरना, या मैं कहूं उपकोषों की ऊर्जा की सूचना देता है। उपकोषों की ऊर्जा की सूचना हमें इस रूल से मिल रही है। देखिए,
काम कौन सा होगा? वह काम होगा जो कम ऊर्जा वाला हो। इलेक्ट्रॉन पहले कौन से उपकोष में प्रवेश करेगा? जिसके लिए ऊर्जा कम होगी, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। और ये हमें लगभग इंफॉर्मेशन N+L नियम से मिल जाती है। आगे जाके जो हायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वहां पर ये रूल पीछे भी हट जाता है, बट बात करेंगे उसके बारे में आगे। सुनिए क्या कह रहा है ये नियम। कह रहा है इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भरा जाएगा जिसकी ऊर्जा कम होगी। पहली बात क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भरा जाएगा जिसकी ऊर्जा कम होगी। जिस उपकोष के लिए, अब आप कहोगे ऊर्जा का हमें कैसे पता चलेगा कि ऊर्जा कम है या ज्यादा है? तो सुनिए, जिस उपकोष के लिए N+L का मान न्यून होता है उसकी ऊर्जा भी न्यून होती है। जिस उपकोष के लिए N+L का मान न्यून होता है उसकी ऊर्जा भी क्या होती है? न्यून होती है। अतः इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरा जाएगा जिसके लिए N+L का मान कम हो। ठीक है? N क्या है? व्हाट इज N? N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। L इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दिगंशीय क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशीय क्वांटम संख्या। तो क्या कह रहा है N+L नियम? इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरा जाएगा जिसके लिए N+L का मान कम हो। क्यों भरा जाएगा? क्योंकि जिसके लिए N+L का मान कम होगा उसकी ऊर्जा भी क्या होगी? कम होगी। अब सुनिए स्पेसिफिक कंडीशन। यदि किन्हीं दो उपकोषों के लिए N+L का मान समान हो, भाई ऐसी कंडीशन भी तो आ सकती है कि N+L का मान सेम मिल जाए कि नहीं दो उपकोषों के लिए, तब इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भरा जाएगा जिसके लिए N का मान कम हो या न्यून हो। यानी पहले तो हमें क्या देखना है? N+L, N और L का योग देखना है, किसके लिए कम है। यदि ये योग समान आ जाए तब हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है किसके लिए N का मान कम हो। और ये हमें पता किससे चलेगा? जब अपन इसको अप्लाई करेंगे तब हमें इस रूल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6s 6p 6d
7s 7p, इस प्रकार से कुछ यहाँ पे अपन ने मान लिखे हैं उपकोषों के कि कौन से उपकोष में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो देखिए n और l, जितनी भी इन उपकोषों के साथ में आपको ये मैथमेटिकल डिजिट दिखाई दे रही है वो सारी की सारी किसकी सूचना देगी, मुख्य क्वांटम संख्या की। यानी इसके लिए n का मान कितना है 1, इसके लिए 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए 3, यहाँ पे 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7। ठीक है, ये तो n के मान लिख दिए हमने। l द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या s के लिए हमेशा l का मान 0, s के लिए 0, p के लिए 1, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, s के लिए 0, p के लिए 1। ठीक है, अब अपन नीचे ले लेते हैं n प्लस l, n और l का योग। 1 और 0 1, 2 2 और 1 3, 3 प्लस 0 3, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 4 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 7 8। ये हमें n प्लस l के मान मिल गए। देखिए अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा जिसके लिए n प्लस l का मान सबसे कम हो, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, 1s में। 1s की ऊर्जा यहाँ पर सबसे कम है। फिर किस में भरा जाएगा, 2s में, क्योंकि इसके लिए n प्लस l का मान क्या है, सबसे कम था। फिर इसके लिए अब यहाँ चलो, यहाँ पे इन दोनों के लिए देखो कितना आ गया मान 3। हमने कहा था उसमें भरेंगे इलेक्ट्रॉन जिसके लिए n प्लस l का मान कम हो। अब यहाँ पे तो दोनों का मान समान है, अगर दोनों का मान समान मिलता है तो हम किस पे जंप करेंगे, n पे, उसमें भरेंगे जिसके लिए n का मान कम हो। भाई यहाँ पे n प्लस l का मान तो 3 है, तो अब अपन किसके अकॉर्डिंग भरे इलेक्ट्रॉन, n के मान के अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसके लिए n का मान कम हो। और n का मान कम किसके लिए, यहाँ पे 2p के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये 3 वाला था, इसमें 2p, और 2p के बाद किस में भरेंगे, 3s में। अब देखिए आगे यहाँ पे 4 इन 3p में भरे या 4s में भरे, दोनों के लिए मान कितना है, 4 है। तो n का मान किसके लिए न्यून है, 3p के लिए, और फिर 4s। अब देखिए यहाँ पे 5, इसके लिए भी 5 है, इसके लिए भी 5 है, यहाँ भी 5 आ रहा है। 3 के लिए n प्लस l का मान 5 है। सेम कंडीशन, हम जंप किस पे करेंगे, n पे, जिसके लिए n का मान कम हो उसमें हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए n का मान कितना है, 3, यानी किस में भरेंगे, 3d में। फिर देखिए यहाँ पे n का मान कितना है, 4, 4p में। फिर यहाँ देखिए n का मान कितना है, 5, 5s में। यानी सबसे पहले हमने, हालांकि 3d 4p और 5s तीनों के लिए n प्लस l का मान 5 है, पर पहले किस में भरा हमने, 3d में। क्यों, क्योंकि इसके लिए n का मान कितना था, 3 था। फिर हमने भरा 4p में क्योंकि इसके लिए n का मान 4 था, और फिर भरा हमने 5s में क्योंकि n का मान 5 है। ठीक है, ओके, ये कैटेगरी ले ली हमने। अब 6 वाले देख लेते हैं। एक इसके लिए भी 6 आ रहा है, इसके लिए भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है। किस में भरे पहले देखिएगा, इसके लिए सबके लिए 6 मान आ रहा है, बट अब अपने को क्या लेना है, n की वैल्यू जिसके लिए कम हो। तो n की वैल्यू किसके लिए कम है, 4d के लिए। नेक्स्ट 5p के लिए, और उसके पश्चात 6s में। ठीक है ना, इस प्रकार से हमें कैटेगरी मिल रही है हमारी। अब अपन 7, इसके लिए भी 7 है, ये भी 7 है, 4 के लिए हमें 7 मान मिल रहा है। कौन से में इलेक्ट्रॉन पहले भरें, जिसके लिए n का मान कम हो। देखो यहाँ पे n का मान 4 है, यहाँ पे n का 5 है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 है। तो पहले किस में भरोगे, यहाँ पे 4f में, 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s। ठीक है, ओके।
अब आप 7 के बाद में कहाँ जाएंगे, 8 पे। देखो इनके लिए, तीनों के लिए 8 वैल्यू है। पहले किस में भरे, n प्लस एल का मान तो सेम आ गया, तो अब अपन किसका मान देखेंगे, n का मान। 5f के लिए n का मान 5 है, 6d के लिए 6 है और 7p के लिए 7 है। तो पहले किस में भरेंगे, 5f में। 5f फिर 6d और फिर 7p। ये देखिए इस प्रकार से n प्लस एल नियम से हमें ऊर्जा का क्रम मिल जाता है। पहले 1s में, फिर 2s में, 2p, 3s, 3p। अब देखो 3p के बाद में इलेक्ट्रॉन 3d में ना भरकर किस में भरा है, 4s में भरा है। क्यों भरा है, इसका रीजन हमारे पास में, क्योंकि 4s में n प्लस एल का मान तो 4 ही था, पर n का मान इसके लिए 4 है, ठीक है ना। इसलिए 4p, 5s, 4d, यानी ये कंटिन्यूस श्रेणी ना मिलके हमें इस प्रकार की श्रेणी यहाँ पे प्राप्त होती है। इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारे ऑफ बोर रूल के तीनों नियम, पाउलीज एक्सक्लूजन थ्योरी, हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड n प्लस रूल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास में हम इलेक्ट्रॉन भरना सीखेंगे, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुख्य जो मेन काम है, इंपॉर्टेंट वर्क है, पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।